Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve sample paper of class 8th science. 60 मार्क्स का ये टोटल है और 2.5 घंटे का आपके पास टाइम मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी समझ सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा पैटर्न का भी और आपके एग्ज़ाम का भी, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप रीड कर लेना इनको। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है कोलेरा इज क्योज्ड बाय। कोलेरा इज क्योज्ड बाय, कोलेरा क्या एक डिजीज़ है, तो ये किससे होती है, किस कारण से होती है? ये बैक्टीरिया, BACTIA, ये किससे होती है? बैक्टीरिया। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्रोसेस होता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्या आएगा इसका? ट्रू या फॉल्स बताना है, तो इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसने क्या बोला है? शुगर को अल्कोहल में उसका कन्वर्जन, तो इसका क्या आएगा? फॉल्स होगा इसका। और में दे रखा है विच इज इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया क्योजिंग प्रोटोजोआ। कौन सा इंसेक्ट होता है जो मलेरिया फैलाता है, मलेरिया लेकर आता है? तो कौन सा होता है वो? फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो क्या होता है? वो मच्छर होता है एक तरह का, जो कि मलेरिया फैलाता है। ओके, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। थर्ड है इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द मोशन व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगी, जैसे ये यहाँ पर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, और फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगी? मोशन के ऑपोजिट में, यानी यहाँ पर अप्लाई होगी हमारी फोर्स। तो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? तो ये बताना हमने। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी मोशन के, तो क्या होगा? स्पीड ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो जाएगी। और में दे रखा है डिफाइन एटमॉस्फेयर, तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द एटमॉस्फेयर इज ए ट्रांसपेरेंट गैसियस एनवलोप दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट गैसियस एनवलोप होता है, ये एटमॉस्फेयर होता है, जो कि चारों ओर एक गैस की फॉर्म में चादर की तरह फैला रहता है। ओके, आप लिख लोगे ना ये डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ऐसी फोर्स का नेम बताना है जिससे जो कि प्लैनेट्स हैं वो सन के रिवॉल्व करते हैं अराउंड। तो कौन सी फोर्स होती है वो? ग्रेविटी। ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जिससे जो कि प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ओके, और में दे रखा है इसका विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें भी क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर होगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है सोनोरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे प्रोड्यूस। सोनोरस एक मेटल होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। ऐसा मेटल होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे बेल होती है, उसको बजाते हैं तो क्या होता है? बहुत साउंड निकलती है। सिक्स्थ है नेम एनी टू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर भी होते हैं और बैड भी होते हैं,
तो इसमें 2 मेटल्स का नेम बताना हमने जो कि बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो उनका नेम क्या है? रबर और प्लास्टिक। ओके। 7th है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हमने बताना ये ट्रू है या फॉल्स। जो कि कॉपर है वो जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको पता होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वही डिस्प्लेस करता है। तो इसमें ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है? जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ना कि कॉपर जिंक को। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। ओके। 8th है व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेचर बताना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल एसिडिक होते हैं नेचर में। ओके। ए फोर्स हैज बोथ। फोर्स में क्या होते हैं? ए फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होते हैं। फर्स्ट क्या है? ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके। 10th हमारा इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। ये क्या है? ट्रू फॉल्स है। क्या बता रखा है इसमें? इफ द फोर्स अप्लाइड, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई होती है, यानी इस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है, तो फोर्स भी कहाँ अप्लाई हुई? इसी डायरेक्शन में। तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। तो क्या उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी? हमने पहले भी देखा था। क्या देखा था? अगर यहाँ पर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और इससे ऑपोजिट फोर्स लग रही है, तो क्या होगी? स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और इसमें क्या है? उसी डायरेक्शन में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो क्या होगी? स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। ओके। 11th है इन ए टग ऑफ वार साइड ए अप्लाइज 10 न्यूटन फोर्स एंड साइड बी अप्लाइज 8 न्यूटन फोर्स, विच साइड विल द रोप मूव? साइड ए साइड कितनी अप्लाई करती है? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है ए साइड, और बी साइड 8 न्यूटन फोर्स। तो क्या बताना हमने? कौन से साइड में रोप मूव करेगी? तो ऑब्वियस है कौन से साइड में? जिसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो रोप कौन से साइड में मूव करेगी? ए की साइड में रोप मूव करेगी। सो 11th का आंसर क्या आ जाएगा? द रोप विल मूव टुवर्ड्स साइड ए एज मोर फोर्स इज अप्लाइड बाय साइड ए। क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए रोप साइड ए की तरफ मूव करेगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द एयर। तो इसमें क्या बताना हमने कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एयर्स में जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन हुआ या बर्ड्स हुए जो कि एयर में मूव करते हैं, तो उन पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है। हाँ, करती है उन पर भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस। ओके। अब आते हैं सेक्शन बी पर। अब तक हमने किए 12 क्वेश्चन, ये सारे 1 मार्क्स के थे सारे, यानी आपको इनका ज़्यादा आंसर बड़ा नहीं लिखना, छोटा ही लिखना 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इनमें आपको और के थ्रू चॉइस भी दी गई है। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। फर्स्ट देखेंगे इसमें, लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर ईच। इन दोनों के क्या लिखने हैं? हमने नेम लिखने हैं। तब पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये कौन सी पिक्चर है? क्या नेम है इस ऑर्गेनिज्म का? राइजोपस। कैसे लिखोगे इसको?
RHYZOPUS, राइजोपस, ये इसका ऑर्गेनिज्म का नेम है। और सेकंड में क्या आएगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे लिखेंगे? PARAMECIUM, पैरामीशियम, ये ऑर्गेनिज्म है। ओके, 2 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स फॉर ए पार्ट एंड 1 मार्क्स फॉर बी पार्ट। ओके, और में इसका क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वन एंटीबायोटिक एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इट। एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल देना है और बैक्टीरिया का जो इसको प्रोड्यूस करता है उसका नेम भी बताना है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन, STREPTOMYCIN, क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसका प्रोड्यूसर कौन होगा? जिससे प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, STREPTOMYSES, ये इसका प्रोड्यूसर होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड नीड टू पेस्चराइज इट, हाउ विल यू डू इट? अगर आप मार्केट से 1 लीटर दूध ले आते हो और आपको नीड होती है उसको पेस्चराइज करने की, तो कैसे करोगे आप? तो आप दूध लेके आते हो तो वो लंबे समय तक टिका रहे, तो उसके लिए क्या करते हो? पेस्चराइज के लिए आप क्या करते हो? उसको दूध को उबाल कर रख देते हो और फिर उसको ठंडा कर देते हो। उबालने से क्या होता है? दूध को उसके जो दूषित कीटाणु होते हैं दूध के, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, जिससे दूध क्या हो जाता है? लंबे समय तक उसको रख सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता। यही होता है पेस्चराइज। आपको दूध को उबाल कर रख देना है जिससे आप सेफली दूध को कंज्यूम कर सकते हो। और में दे रखा है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, गिव टू एग्जाम्पल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। किससे होते हैं? वो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं जो उनसे किसके पास आती हैं? हेल्दी पर्सन के पास। ऐसी डिजीज होती हैं वो किसके थ्रू आती हैं? कोई ग्रसित होता है रोग से और उससे वो हेल्दी पर्सन के पास वो डिजीज़ चली जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और ये किसके थ्रू जाती है? एयर, वाटर और फूड या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, इसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? स्प्रेड होती है। आप जैसे किसी को कॉमन कोल्ड, खांसी हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है तो आप उससे बचने की कोशिश करते हो, उसके कांटेक्ट में कम जाओगे तो आप बच सकते हो, नहीं तो आपको भी वो डिजीज़ लग सकती है। तो इसके एग्जांपल देने हमने। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? कॉमन कोल्ड, पहला तो यही हो जाएगा कॉमन कोल्ड, और सेकंड क्या हो जाएगा? कोलेरा, चिकन पॉक्स हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख देना, चिकन पॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम अटेंसिल एट योर होम देन यू फाइंड दैट आफ्टर सम डेज इट गेट्स स्पॉइल्ड, एक्सप्लेन वाई। तो ये क्या बोलता है? लेमन पिकल क्या होता है? अचार होता है। अगर आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में अपने घर पर रखोगे और कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप देखोगे वो क्या होने लग जाता है? स्पॉइल्ड हो जाता है वो। तो ये बताना है वो कैसे होता है। तो लेमन पिकल क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है ये? एसिडिक होता है और एल्यूमिनियम अटेंसिल के साथ ये रिएक्ट कर देता है। लेमन पिकल एल्यूमिनियम अटेंसिल के साथ रिएक्ट कर देता है और लाइब्रेट करता है हाइड्रोजन गैस को। क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड होने लग जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम बर्तन में नहीं रखना चाहिए नींबू के अचार को, क्योंकि वो एसिडिक होता है। ओके, ये 2 मार्क्स के हैं। आपको मिनिमम 2 से 3 लाइन तक आपको अपना आंसर लिखना है। ओके, फिफ्थ है हमारा, एट हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन्स समटाइम्स द पीपल फेस अ प्रॉब्लम ऑफ
नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कैसे फेस करते हैं लोग? देखो, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है और जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल होती हैं उनका प्रेशर भी हाई हो जाता है और जिससे वे ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक होने से क्या होता है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर जाओगे वहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन की भी मात्रा कम होती है और वहाँ पर हमारी बॉडी का निचले स्तर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती हैं और नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, और में दे रखा, वाई इज ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू वुड देन अ ब्लंट वन। नुकीली जो कील होती है उसको आसान होता है वुड में ठोकना, बल्कि जो कूंद कील होती है जो कि शार्प नहीं होती उससे मुश्किल होता है उससे। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता होगा जो कि प्रेशर होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, एरिया से, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नुकीली कील होती है वो क्या होती है, शार्प होती है, यानी उसका ऐसी शेप में होती है वो कील, तो उसका क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। शार्प नेल होती है उसका सरफेस एरिया ब्लंट से कैसा होता है, स्मॉल होता है, तो इसलिए इसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और ब्लंट नेल का क्या होता है, कम होता है प्रेशर, इसका प्रेशर हाई होता है, तो इससे इजी होता है किसी वुड में क्या करना, कील को ठोकना इजी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन टू चेंज द स्टेटस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय बोथ पुश एंड पुल। पुश क्या होता है, धक्का मारना, और पुल क्या होता है, खींचना। तो पुश के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई प्लेयर फुटबॉल को पुश करता है अपने फुट से, अपने पैर से पुश करता है, तो वो एग्जांपल हो सकता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है पुश करने का, बॉक्स को मूव करना चाहता है तो उसको पुश करता है और दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए। ओके, और पुल का क्या एग्जांपल हो सकता है, पुल खींचना, किसी ड्रॉयर को हम टेबल में से खींचते हैं कुछ निकालने के लिए, वो पुल का एग्जांपल हो जाएगा। और वेल यानी कुएं में से हम बकेट निकालते हैं, उसको भी हम खींचते हैं, उसकी रोप खींचते हैं ना निकालने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, पुल का एग्जांपल हो जाएगा। हमने दो एग्जांपल देख लिए पुश और पुल के। पुश में क्या हो, एक तो फुटबॉल वाला वो पुश करता है और एक बॉक्स को पुश करता है वो मूव करने के लिए। पुल एक ड्रॉयर को टेबल में से खींचता है और वेल में से बकेट को पुल करता है। ओके, और में दे रखा हमारा, वाई इज इट कंफर्टेबल टू लिफ्ट ए स्कूल बैग्स विद ब्रॉड स्ट्रिप्स देन थिन स्ट्रिप्स। क्यों कंफर्टेबल होता है, ब्रॉड स्ट्रिप्स यानी जो चौड़ी होती हैं और थिन स्ट्रिप्स ये आपके बैग की ये स्ट्रिप्स हो गई। तो इस स्ट्रिप्स से हम कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर हमारा शोल्डर पर कम लगेगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इसका एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, और इसमें एरिया हमारा कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, शोल्डर पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम कंफर्टेबली फील नहीं करेंगे, इसलिए इनका प्रेशर कम होता है, इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं। वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।